बाबा साहब आम्बेडकर ये सारी परिस्थिति को जानते थे। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में लिया और उस अधिवेशन के बहुत विशाल अधिवेशन हुआ। 50,000 पुरुष डेलीगेट, 25,000 महिला डेलीगेट ऑल इंडिया से उस अधिवेशन में आई थी। उस अधिवेशन के दौरान ही बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने वाइसराय काउंसिल पर लेबर मिनिस्टर कैबिनेट बनाया। लेबर मिनिस्टर कैबिनेट बनाते ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 8% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए घोषित किया। घोषित होते ही गांधी जी ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की योजना बनाई, मगर चालाकी की कि इसके विरोध में नहीं दिखना चाहिए, मगर ये मामला वास्तव में उसी के विरोध में था। 18-19 जुलाई 1942 के बाद 3 हफ्ते का समय गांधी जी ने लिया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट, चले जाओ आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में एक स्लोगन दिया गांधी जी ने, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी का जो आत्मसंयम था वो छूट गया। जीवन भर अहिंसा 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 का नारा लगाने वाले गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत छोड़ दिया और गांधी जी ने कहा तुम्हारा जे वाटेल ते करा, डू और डाई, करो या मरो। इसका मतलब है गांधी जी का जीवन भर का जो संयम था अहिंसा का छोड़ दिया और हिंसा करने के लिए गांधी जी ने लोगों को कहा। इस बात को क्लियरली सबूत के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस तरह से गांधी जी इस बात की खबरदारी ले रहे थे कि कहीं आजादी के आंदोलन में मूल निवासियों को कोई अधिकार मिले ना मिले, इसके लिए वो खबरदारी ले रहे थे। आपको सुनकर और ज्यादा आश्चर्य लगेगा, लॉर्ड वेवेल माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बने तो उसके पहले लॉर्ड वेवेल 1946 में गवर्नर जनरल थे भारत के, 1946 को। और भारत छोड़कर जाने के पहले उन्होंने रेडियो पर स्पीच किया। रेडियो पर जो स्पीच किया उसका टेक्स्ट, जो स्पीच उन्होंने किया उसका ओरिजिनल टेक्स्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम की किताब में लिखा हुआ है कि लॉर्ड वेवेल ने अपने भाषण में क्या कहा। उसका ओरिजिनल टेक्स्ट व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में उन्होंने लिखा। और उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो सत्ता के हिस्सेदार 3 लोग होंगे। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुसलमान, नंबर 3 अनुसूचित जाति और जनजाति। सत्ता के 3 लोग हिस्सेदार होंगे जब हम भारत छोड़कर जाएंगे। एक काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं, एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल, इसका मतलब है ये 46 तक अंग्रेजों की ये अधिकृत पॉलिसी थी कि जब भी हम भारत छोड़कर जाएंगे सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे। अगर 46 तक गवर्नर जनरल कह रहा है 3 हिस्सेदार होंगे तो ये अंग्रेजों की अधिकृत पॉलिसी है, 3 हिस्सेदार होंगे। मगर जब 15 अगस्त 1947 आया तो हिस्सेदार केवल 2 रहे।
हिंदू के नाम पर ब्राह्मण और मुसलमान। मुसलमानों का भी गांधी जी पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों को कहा, क्या कहा? मुसलमानों ने अंग्रेजों को कहा, मुसलमानों ने अंग्रेजों को कहा था कि हमारा गांधी जी पर भरोसा नहीं है। आप लोग जब तक अंग्रेज भारत में हैं, हम लोगों को आजादी दे। अगर आप गांधी जी को आजादी दे देंगे और हमको गांधी जी से लेना होगा, हमारा गांधी जी पर भरोसा नहीं है। मुसलमानों ने, बाबा साहब भी यही कहते थे अंग्रेजों को। बाबा साहब क्या कहते थे? ब्राह्मणों को भी आजादी दे देना, मगर ब्राह्मणों को आजाद करने के पहले कम से कम एक दिन हमको दे देना, ज्यादा नहीं, कम से कम एक दिन। मान लो अगर उनको 15 को देते हो तो हमको 14 को देना। 14 का क्या मतलब है? फिर हमको उनके पास जाना नहीं पड़ेगा मांगने के लिए। यह बात मुसलमान भी कहते थे। इसीलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। क्या आप लोगों को मालूम है इसका कारण? गांधी जी को 15 अगस्त को आजादी मिली और पाकिस्तान को 14 अगस्त को। क्या इतिहास की जानकारी है आप लोगों को कि 14 उनको क्यों मिला और 15 गांधी को क्यों मिला? कोई तो वजह होती है ना, कहीं किसी भी कारण की। चौदह अगस्त को पाकिस्तान बना, मुसलमानों को हिस्सा मिला। 15 अगस्त को गांधी को मिला, ब्राह्मणों को हिस्सा मिला। 3 हिस्से होने वाले थे, तीसरा कहां गायब हो गया? मेरा सवाल है, तीसरा कहां गायब हो गया? और कौन है वो बदमाश जिसने गायब किया? उस बदमाश का इतिहास में नाम है, मगर वो नाम लोगों को मालूम नहीं है। उस बदमाश का क्या नाम है? उस बदमाश का नाम लोगों को मालूम होना चाहिए। 3 हिस्से होने वाले थे, 2 हिस्से हुए, तीसरा क्यों नहीं हुआ? तीसरे हिस्से का क्या मतलब है? भारत पाकिस्तान की तरह तीसरा हिस्सा का मतलब नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के दायरे में, संविधान के अंदर सत्ता विभाजन होगा कि इनको इतना हिस्सा मिलेगा, इनको इतना हिस्सा मिलेगा, भारत के विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और भारत का जैसे विभाजन हुआ वैसा नहीं। ये भी जो 3 हिस्से का जो सिद्धांत अंग्रेजों ने माना था, वो सिद्धांत भी यही था, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर ही सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे और संविधान में ये बात लिखी जाएगी। ये तीसरा हिस्सा गायब कैसे हुआ और किसने किया? ये इतिहास आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रजासत्ताक समझने के पहले आज़ादी का मामला चल रहा है। आज़ादी को आपको समझा रहा हूं, प्रजासत्ताक आगे है। प्रजासत्ताक अभी आगे है। 26 जनवरी 1950 आगे है। 46 पर अटका हुआ है मामला। 46 बताता हूं। लॉर्ड वेवेल भारत छोड़कर गए और उनके जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए। माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारत के विभाजन की समस्या का कैसे समाधान किया जाए। बहुत बड़ा सवाल था। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि भारत पाकिस्तान का मसला अगर हल नहीं होता है तो प्रधानमंत्री बनने का आपका जो ख्वाब है ये पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भारत के विभाजन को आप मान्यता दो तो आपको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिल सकता है। जवाहरलाल मान गए, माउंटबेटन की बात को मान गए
अगर थोड़ा बहुत कसर रहा होगा तो माउंटबेटन ने अपनी मिसेस को नेहरू के ऊपर लगा दिया था कि भी थोड़ा सा रहा होगा तो उसको कन्विंस कर लेना। उसने भी कन्विंस कर दिया। एक कहानी में मैं ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहता, आप लोग समझदार हो, समझदार लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। दूसरी बात, फिर उन्होंने माउंटबेटन ने सरदार पटेल को बुलाया पाकिस्तान को मान्यता देने के लिए। सरदार को माउंटबेटन ने समझाया, सरदार तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह से लड़ते रहो तो तुम्हारे जिंदापन में आज़ादी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जिंदेपन में आज़ादी मिले और तुम्हारे हाथ में भी सत्ता आए, मैं ऐसा चाहता हूं। और सरदार पटेल भी भारत के विभाजन को मान्यता देने के लिए राजी हो गए। माउंटबेटन ने सरदार पटेल को कहा, जवाहरलाल नेहरू मान गए हैं। जब जवाहरलाल नेहरू मान गए हैं तो सरदार को लगा मैं भी मान्यता दे देता हूं। गांधी जी के दो हाथ थे, एक दाया था एक बाया था। ये जो दाया बाया हाथ था ये पाकिस्तान बनाने के लिए राजी हो गया। माउंटबेटन रॉयल फैमिली का आदमी था, राजा के घर में पैदा हुआ था, राजनीति उसके खून में थी, तो राजनीति करना खेलना जानता था। तो पहले उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा अवरोध गांधी जी का है, गांधी जी का अवरोध कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने राजनीति दांव पे चलाई। पहले उन्होंने सरदार को और जवाहरलाल को समझाया। सरदार और जवाहरलाल जब समझ गए, मान गए, पाकिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, बाद में गांधी जी को बुलाया। पहले गांधी जी को मनाया, पहले सरदार को मनाया, जवाहरलाल को मनाया, फिर लास्ट में गांधी जी को मनाया। गांधी जी को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आज़ाद को पूछा, मौलाना अगर मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूँ, गांधी जी भी बहुत होशियार था, बनिया आदमी था, बनिया तो अनपढ़ और गवार भी होशियार होता है, ये तो बैरिस्टर था। उसने मौलाना आज़ाद को पूछा, क्या पूछा कि मौलाना अगर मैं पाकिस्तान का विरोध करूं तो तुम किसका समर्थन करोगे। तो मौलाना ने कहा, अगर आप पाकिस्तान का विरोध करते हो मैं आपका समर्थन करूंगा। गांधी ने सोचा ये मुसलमान हैं, अगर मैं पाकिस्तान का विरोध करूंगा तो जवाहरलाल तो मेरे हाथ से सटक गया, सरदार भी चला गया, ये एक बच गया। इसका अंदाज लिया उसने। मराठी मध्ये ज्याला चाचपून बघणे म्हणतात चाचपून बघणे म्हणतात। तो उसने अंदाज लिया, तो उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को अगर आप विरोध करते हो तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए। जब गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए राष्ट्रपति भवन में, अभी जो राष्ट्रपति भवन है वो वाइसराय का, गवर्नर जनरल का उस समय हाउस हुआ करता था, वहाँ गए। जब वो कमरे में गए तो गांधी जी के ऊपर के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो एयर कंडीशन रूम था गांधी जी के इधर ऊपर के हिस्से पर कपड़ा नहीं था और वो एयर कंडीशन रूम में था। एयर कंडीशन रूम था। थोड़ी ही देर में गांधी जी के शरीर को कपकपी लगी। माउंटबेटन की मिसेस ने देखा तो माउंटबेटन की मिसेस ने गरम कपड़ा शाल लाया और गांधी जी के शरीर को ऐसा लपेटा। लपेटने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि वामन मेश्राम साला इतना डिटेल बोल रहा है तो वहाँ उपस्थित था क्या, ऐसा आप सोचते होंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचते होंगे, इतना डिटेल में है। देखो, दुश्मनों पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए। नज़र तो हर एक के पास होती है मगर रखने के लिए नहीं होती है, देखने के लिए होती है। मैं रखने की बात कर रहा हूँ। दुश्मन पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। आपने, मैं एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट नाम का किताब पढ़ लेना। फ्रीडम एट मिडनाइट। तो गांधी जी को शाल लपेटने के बाद में आपस में उनकी चर्चा शुरू हुई।
क्या चर्चा हुई, इसका कोई दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। माउंटबेटन की और गांधी जी की क्या चर्चा हुई पता नहीं है, मगर चर्चा के बाद जब गांधी जी वापस आए